करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डबल थेस थ्योरम। और जो पिछली क्लास में मैंने आपको थेस थ्योरम के आसान आसान से सवाल करवाए थे ना। आज की क्लास में भी हम थेस थ्योरम के सवाल करेंगे। सवाल आसान नहीं होंगे, आज के मेंस लेवल के सवाल होंगे, मतलब आसान नहीं होंगे बट प्री नहीं होगा, मेंस लेवल के होंगे। पिछली क्लास में थेस थ्योरम के हमने मेंस लेवल के सवाल करवा दिया आपको, ठीक है ना, प्री लेवल के। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, आज की कहानी आप पढ़ के आए होंगे घर से। देखिए, बेटर समझने के लिए आप आगे के सवाल खुद से करके आओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप खुद से कोशिश करा करो आगे के सवाल करने की, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी में डीई एबी के पैरेलल है, तो भैया एबी के पैरेलल खींचना, तो मैंने एबी को नीचे बना लिया, ट्राइंगल एबीसी हो गया। अब एक लाइन जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर डीई, वो जो स्टूडेंट्स एबी के पैरेलल है, डी और एसी और बीसी पर है। सी और डी के बीच जो है कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ईएफ जो है वो बीडी के पैरेलल है। एडी 15 डीसी 10, तो आपसे पूछा सीएफ की लंबाई, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हो गया। थोड़ा नीचे खींच लेते हैं जी। सवाल के अकॉर्डिंग साइड एसी पर पॉइंट डी है और बीसी पर पॉइंट ई है। एसी पर पॉइंट डी है, ईसी जो है, और बीसी पर पॉइंट ई है। इस प्रकार से ये जो लाइन है डीई, ये एबी के पैरेलल है, पहली बात। उसके बाद सी और डी के बीच कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ईएफ बीडी के समांतर है। अब ये लाइन होगी मेरे दोस्तों बीडी, ये लाइन होगी बीडी। अब सी और डी के बीच कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है, सी और डी के बीच कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ये जो लाइन है ईएफ, ये जो लाइन है ईएफ, ये बीडी के समांतर है। समझ में आई बात। तो पहले तो चित्र बनाना सीखना है, ठीक है ना। लाइन डी एबी के पैरेलल है और ईएफ बीडी के पैरेलल है। अब बोला क्या है, बोला ये है एडी 15 सेंटीमीटर, डीसी 10 सेंटीमीटर। एडी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। डीसी जो है मेरे दोस्तों आपका 10 सेंटीमीटर है, डीसी, डी से सी तक की लंबाई। तो आपसे पूछा सीएफ कितना होगा, सीएफ जवाब दो, सीएफ कितना होगा करो। देखो, इसमें दो बार थेस थ्योरम लगानी है, वहां से शुरुआत करेंगे जहां आपको पता हो मेरे दोस्तों। जैसे साइड एसी पर पॉइंट डी है, ये जो लाइन है डीई, ये डीई एबी के पैरेलल है। अब आपको सवाल के अकॉर्डिंग ये जो सीडी है, यहां से यहां तक आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया बच्चों, और यहां से यहां तक आपको एडी 15 सेंटीमीटर दिया है। तो भैया अगर ये 10 है, 15 रेशियो क्या है, 2:3। ये लाइन जितनी जरूरत हो, ट्राइंगल एबीसी बड़े ट्राइंगल को देखो, लाइन डीई जो है पैरेलल है एबी के, 10 15 2 3 का रेशियो, तो ये रेशियो भी 2:3 का होगा, ये रेशियो भी 2:3 का होगा। सीई से ईबी का रेशियो भी 2:3 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, है भी 5 दूनी 10 5 के 15 2 3 का रेशियो भी 2 3 का रेशियो। अब मुझे निकालना है सीएफ। अब इसको बिल्कुल भूल जाओ, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा कुछ है भी, ये बिल्कुल भूल जाओ। आप केवल इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को केवल आप इस ट्रायंगल को देखो, दिखाई दे रहा है। जितनी जरूरत हो एक बार में उतना ही देखना चाहिए, बाकी सब इग्नोर करना चाहिए। अब ये जो लाइन है ईएफ, ये बीडी के पैरेलल है, समांतर। अगर ये रेशियो 2 3 का, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो थेस थ्योरम से रेशियो भी तो 2 3 का होगा, ये रेशियो भी 2 3 का होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये रेशियो भी 2 3 का होगा। रेशियो 2 3 है, लंबाई अलग अलग होगी, तो टोटल यहां से यहां तक की लेंथ होगी 2 और 3 5 यूनिट। 5 की वैल्यू सवाल में 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे सीएफ पूछा है 2 की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। 5 किलो 10 है, दूना 2 किलो 4 सेंटीमीटर, ये सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन, खत्म। समझ में आया। तो आपको यहाँ पे दो बार थेस थ्योरम लगानी है, ठीक है ना, और जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, बाकी को इग्नोर किया करो। 10 15 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10 5 के 15 2 3 का रेशियो, ये भी 2 3 का रेशियो, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, अगला सवाल करके बताइए जिस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे सब लोग। 43 नंबर बनाओ। चलिए, ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रम से एसी बीसी पर इस प्रकार है कि डीई जो वो एबी के पैरेलल है। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी यहां पर इस प्रकार दिया है कि डी और ई क्रम से एसी और बीसी के पैरेलल है, ठीक है ना। डी पॉइंट है एसी पर और ई पॉइंट है बीसी पर। ये जो लाइन डीई है ये जो है इसके पैरेलल है एबी के समांतर, इसलिए मैंने एबी को नीचे बना लिया। अब यहां पर बोला गया है एफ सीई पर, सीई पर एक पॉइंट एफ इस प्रकार है कि डीएफ एई के पैरेलल है। अब ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये लाइन है ए, ये लाइन है ए। अब यहाँ पे साइड सीई पर कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है, साइड सीई पर कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है। ये जो लाइन है डीएफ, ये जो लाइन है डीएफ, ये ए के समांतर है, तो डीएफ जो है वो ए के समांतर है। तो यहाँ पे दो दो बार थेस थ्योरम लगनी है। अब सवाल बोला है सीई 6 सेंटीमीटर, सीई 6 सेंटीमीटर, सीएफ 2.5 सेंटीमीटर। सीएफ आपका 2.5 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर, और सीई आपका 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई है, ठीक है ना। आपसे पूछा है बीसी किसके बराबर, यानी कि पूरा सी से बी तक की लेंथ पूछी है, करो बच्चों। आपको बोला है साफ साफ कि सी से एफ तक 2.5 सेंटीमीटर है और सी से ई तक 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि बीसी क्या है। अब देखो, आपको ये दोनों लेंथ दी है, तो इन्हीं में ध्यान करना है मेरे दोस्तों। ये 2.5 है, ये 6, रेशियो कितना 2.5 का, अरे गधो 2.5 का रेशियो होता है, दुगना कर दो 5 बार है। ये दोनों लाइन, ये लाइन जो आपको दिया उसी पे काम करूंगा। ये लाइन एफडी और ये लाइन ये समांतर है, इन दोनों लाइन को देखो, दोनों लाइन समांतर है। ये लेंथ है 2.5, ये लेंथ है 6, रेशियो कितना 5 बार का, रेशियो कितना 5 बार का। यहां भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 5 बार होगा, यानी कि अगर ये लेंथ 5 है तो पूरे इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ये 12 है, 5 बार का रेशियो है। कितना रेशियो 5 बार का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई बात। अगर आपके पास ट्रायंगल है भाई, ये रेशियो 5 है, पूरा 12 है, तो ये रेशियो भी 5 और पूरा 12 होगा, 5 12 का रेशियो। सेम रेशियो बनना चाहिए जैसा लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में। तो अगर ये 2.5 है और 6, 2.5 का रेशियो 5 12 है, तो यहाँ ये 2.5 6 5 12 के रेशियो में होगा ये लेंथ, और ये रेशियो 5 12 का होगा। ये रेशियो सिर्फ सर्कल में बंद कर देता हूं। नो, अब इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर, जैसे ये कुछ था ही नहीं, हटाओ, इसको इग्नोर कर दो मेरे दोस्त। अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये लाइन पैरेलल, इसके रेशियो क्या है 5 12 का रेशियो है भाई। ये लेंथ यहाँ से सीडी से सीए का रेशियो 5 12 5 12, तो यहाँ पर भी रेशियो 5 12 का होना चाहिए। लाइन अगर इसके पैरेलल 5 12 का रेशियो, यानी कि अगर ये 5 है, यानी कि अगर ये लेंथ 5 है तो पूरी लेंथ यहां से तक की कितनी है, पूरी लेंथ यहां से तक की 12 यूनिट है। आप बोलोगे हां सर पूरी लेंथ 12 यूनिट है, 12। 5 किलो सवाल में 6 सेंटीमीटर दी है, 1.2 टाइम्स, तो 12 की वैल्यू आपसे पूछे 1.2 टाइम्स, 12 का 1.2 हो गया 14.4 सेंटीमीटर। आंसर है पहला ऑप्शन, 12 गुना 1.2 14.4। बिल्कुल उमेश, समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है एकदम, कुछ भी घबराने जैसा इसमें नहीं है। आगे चलेंगे, ये बनाएं, जल्दी जल्दी करना है फटाफट, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक और सवाल आपके सामने, चित्र दिया, दिए गए चित्र में साइड एबी पर कोई पॉइंट, आपके पास एक चित्र है, साइड एबी पर पॉइंट इस प्रकार है कि एपी से पीबी का रेशियो 4 3 है, एपी से पीबी का रेशियो 4 3 है, ठीक है। ये जो लाइन है पीओ, पीओ जो है वो एसी के पैरेलल है, ओडी जो है वो सीपी के पैरेलल है, ओडी सीपी के पैरेलल है। आपसे पूछा एपी से पीडी का रेशियो क्या है। आपको बोला गया कि एंगल एआरसी 90, एआरसी 90, ट्रायंगल पीओएस में पीएसओ 90। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। सवाल में आपको निकालना क्या है, सवाल में आपको निकालना है एपी से पीडी का रेशियो। क्या निकालना है क्वेश्चन में, एपी से पीडी का रेशियो। दिया क्या है सवाल में, आपको दिया है
कि भाई ये जो लाइन है ओपी, ये जो लाइन है पीओ, ये एसी के समांतर है, और ये जो ओडी है सीपी के समांतर है, ओडी सीपी के समांतर है, बात की तरह नजर रखा करो। और एपी से पीबी का रेशियो आपको दिया है, एपी से पीबी का 4:3, एपी से पीबी का 4:3। यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं। आपको कैसे पता चला कि सही से सॉल्व हो जाएगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से पता चला। मैंने दिन रात खूब प्रैक्टिस कर रखी है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। फेज थ्योरम, ठीक है भाई, बड़ा कर देते हैं चित्र को, सवाल में डायग्राम को बड़ा कर देते हैं, ठीक है भाई। इसकी कोई जरूरत सवाल में दूर दूर तक नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। इसलिए दे रखा है कि बच्चे इसमें उलझ रहे हैं और पैरल लाइन पे ध्यान दें। अरे जब दो पैरल लाइन आपको दी हुई है तो लेंथ तो रेशियो से निकल जाएगी ना, लेंथ का रेशियो बोला है सवाल में कि ये वाली जो लाइन है इसके पैरल है भाई। और सामने साफ साफ बोला है कि सीपी जो है मेरे दोस्तों ओडी के पैरल है। हो गया कि डबल फेज थ्योरम। आपसे बोला एपी से पीबी का रेशियो 4:3, यानी कि एपी अगर 4 है, अगर एपी 4 है तो पीबी यहां से यहां तक 3 है, पीबी आपका 3 है मेरे दोस्तों, 3। और आपसे पूछा है एपी से पीडी का रेशियो बताओ। ये सवाल आपके सामने, एपी से पीडी का रेशियो बताना है, करो बच्चों। और कुछ नहीं आपसे पूछा है, बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। एपी 4 है, पीबी 3 है, आपसे पूछा एपी से पीडी का रेशियो, बनाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से किया जाएगा मेरे प्यारे भाई। समझने वाली बात यह है, जहां आपको लेंथ पता हो, ये पी पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ओपी, ये सीए के पैरेलल है। आप ऐसे देखो मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल है और ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, दिख रही पैरेलल। अगर पैरेलल है, ये रेशियो 4:3 का है, 4:3 का मेरे प्यारे 4:3 का, ये रेशियो भी 4:3 का होगा कि नहीं होगा? ये तो थेस थ्योरम की परिभाषा है। अगर ये लाइन पीओ एसी के पैरेलल है, ये एपी से पीबी का रेशियो, एपी से पीबी का 4:3 का रेशियो है, तो ये भी जो है सीओ से ओबी का रेशियो, यहां पर भी ये 4:3 का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये भी 4:3 का रेशियो होगा, सीओ से ओबी का दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल की। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल की मेरे प्यारे ट्रायंगल की, है ना। ये जो लाइन है ओडी, ये जो लाइन है ओडी, ये पैरेलल है इसके सीपी के पैरेलल है, बोलो समांतर है। अगर ये 4:3 का रेशियो 4:3 का, तो ये थेस थ्योरम से रेशियो भी 4:3 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये रेशियो भी 4:3 का होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होना चाहिए, ये रेशियो भी 4:3 का होगा, होगा कि नहीं? अब मुझसे पूछा है एपी से पीडी का अनुपात, हमसे एपी से पीडी का रेशियो पूछा है भाई। ए से पी तक की लेंथ कितनी है? ये ए से पी तक की लेंथ 4 यूनिट है, ए से पी तक की लेंथ 4 यूनिट है। अब मुझे बताओ पीडी कितना है? पीडी अगर एपी 4 है तो ये पूरा पीबी 3 है, ये पूरा पीबी 3 है। 3 को 4:3 में ब्रेक करेंगे तो पीडी आएगा। ये पूरे पी से बी तक की लंबाई क्या है? अगर एपी 4 यूनिट है, एपी 4 यूनिट है तो पी से बी तक है 3 यूनिट। ये पीडी क्या है? ये पीडी क्या है मेरे दोस्तों? पीडी है 4 यूनिट आपको लेना है टोटल 7 में से, 4 + 3 7 में से पीडी कितना लेना है? 4 यूनिट लेना है मेरे दोस्तों, यानी कि 3 का 4/7। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं। तो टोटल लेंथ है 3, 3 में से आपको पीडी लेना है 4 पार्ट आउट ऑफ टोटल, टोटल है 4 3 7। आप बोलोगे हाँ जी सर, जब मैं रेशियो लूंगा 4 से 4 कट जाएगा, पूरे रेशियो को 7 से गुणा कर देंगे, 7:3, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7:3। खत्म सवाल। 8 बजे से अधिक समझ में भाइयों? आप बोलोगे सर ऐसा समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ये सवाल क्या है कि इसमें कंसेप्ट को 2 बार लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हमेशा कहता हूं कि केवल फॉर्मूला याद कर लिए, कंसेप्ट सीखे, उस पर दो सवाल लगा ले, काफी नहीं होता इतना, जब तक आप उस पर प्रैक्टिस ना करो, ठीक है भाई। प्रैक्टिस हो आपकी, मैं तो आपको मूर्ख मान के पढ़ाता हूं, हो भी आज ज्यादातर आप में से मूर्ख ही बालक, और वो तभी सीख सकते हैं जब उनको ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाए जाएंगे। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ब्रेक किया है हर्षवर्धन फेस थ्योरम से, कंसंट्रेशन होकर करना पड़ेगा। एक सवाल और आपके सामने आता है, एक सवाल और आपके सामने चित्र दिया है। ए बी सीई पैरेलल है, बीई सीएफ पैरेलल है, बीडी बीसी से डीसी का रेशियो 5:4 है, तो एई ईएफ और एफडी का रेशियो पूछा है, एई ईएफ और एफडी का रेशियो आपसे पूछा है। करेंगे प्यारे, बड़ा कर दूं, मैं बड़ा कर दे रहा हूं। सवाल में साफ साफ बोला है कि जो लाइन है एबी सी के पैरेलल है, ये लाइन सीई के पैरेलल है, एबी सी के पैरेलल है। दूसरी बात, लाइन बीई जो है, ये जो लाइन है बीई, ये सीएफ के समांतर है, समांतर है। अगली बात, बीसी से डीसी का रेशियो 5:4 है, तो जो रेशियो है बीसी से डीसी का ये 5:4 है मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा है एई ईएफ और एफडी का रेशियो बताओ, एई ईएफ और एफडी का रेशियो क्या होगा? बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहां आपको 2 रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये देखो कि ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है सीई, इसके पैरेलल है, लाइन एबी के पैरेलल है। अगर ये रेशियो 5:4 का है तो ये रेशियो भी यहां से यहां तक का 5:4 होगा, 5:4। 5:4 में क्या बोल रहा हूं मैं? बोल रहा हूं ए से ईडी का रेशियो, ये रेशियो भी यहां से यहां तक 5:4 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है इस प्रकार से मान लो, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 5:4 का रेशियो है मेरे दोस्तों, तो ये भी यहां से 5:4 का रेशियो होगा, 5:4 का रेशियो, वही मैं यहां से बोला हूं, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, इन दोनों लाइन पे, दोनों लाइन समांतर है, लाइन सीएफ और ये ईडी पैरेलल है, समांतर। ये 5:4 का रेशियो है, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, 5:4 का रेशियो है, तो ये रेशियो भी तो 5:4 का होगा, ये रेशियो भी तो 5:4 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर, ये रेशियो भी 5:4 होगा, ठीक है भाई। मुझे जो सवाल में निकालना है, मुझे सवाल में निकालना है एई ईएफ और एफडी का रेशियो, ए ईएफ और एफडी का रेशियो मेरे को निकालना है सवाल में, ठीक है। 2 रेशियो को, 2 अलग अलग रेशियो भाई, ए से ईडी का रेशियो 5:4 है, ईएफ से एफडी का रेशियो 5:4 है, इन दोनों रेशियो को मेरे को बैलेंस करना है। आपने कभी जिंदगी में रेशियो पे तो पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। ऐसी लेंथ देखो जो कॉमन है भाई, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 5 4 9। यहाँ पे टोटल ये जो है बताओ, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी बन रही है? 5 4 9 बन रही है, 9 कितनी बन रही है? 9। जबकि इस रेशियो में टोटल लेंथ कितनी बन रही है? 4। तो गलत बात है ना, टोटल 5 4 9 बन रहा है, यहाँ ये 4 है, तो 9 और 4 को सेम बनाना पड़ेगा 36। 9 और 4 कैलसियम होता है 36, तो भाई 4 को अगर 36 बनाना है भाई, यहाँ टोटल बन रहा है 5 4 9, जबकि इस रेशियो बनना है टोटल लेंथ 4, तो 9 और 4 कैलसियम 36 36 बनाने के लिए इस 4 को 36 बनाना है तो 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 पंजे 45 और ये 9 चौक 36 हो गया। यानी कि ए से ई तक की लंबाई 45 है, ए से ई तक की 45 और ये पूरी लेंथ 36 है। ये टोटल है 5 4 9 भाई, ईएफ और एफडी 5 4 9 हो रहा है। 9 को अगर 36 बनाना है तो 4 से गुणा, 9 चौक 36 होता है, 4 से गुणा, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 चौक 16, हो गया ना। यानी कि अगर ये 45 है तो ये 20 है, ये 16 है, टोटल 20 + 16 क्या हो गया? 20 16 ऐड होकर 36 हो गया, यानी कि 20 है, ये 16 है, ये 45 है, ये 20 है और ये 16 है, ये तीनों की लंबाई का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। खत्म। आप इस बात को ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे।
जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो रेशियो को मेरे को बैलेंस करना है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, कोई आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां ईएफ से एफडी का रेशियो 5-4 आए। भाई मुझे ईएफ से एफडी का रेशियो 5-4 होना चाहिए, क्या ये 5-4 का रेशियो है? क्या 10 और 15 लास्ट के दो जो संख्याएं का रेशियो 5-4 होना चाहिए? क्या 10-15 5-4 का रेशियो नहीं? क्या 20-45 5-4 का रेशियो नहीं? क्या 16-20 का रेशियो 5-4 है? नहीं, हो ही नहीं सकता आंसर सिवाय एक। तो ऑप्शन से भी हटा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे मैं करता नहीं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 45 बनाओ मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, आपसे पूछा है चतुर्भुज आर एस क्यू पी का परिमाप ज्ञात करें, बनाएं। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछे तीनों लाइन पैरेलल खींची गई हैं समांतर, इस चतुर्भुज आर एस क्यू पी का पेरीमीटर ज्ञात करें। ये सवाल मैंने यहां पे क्यों लिया है, वो किसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे भी इस्तेमाल होगा, मैं आपको बता देता हूं, सुनना मेरी बात दोस्तों। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है कि तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा, उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, जैसे एबीसी तीनों 60-60-60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कंसेप्ट। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम किसी एक भुजा के पैरेलल अगर दूसरी लाइन खींचते हैं, अगर मैं साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं मेरे दोस्तों पीक्यू, साइड बीसी के समांतर एक भुजा खींचता हूं मैं पीक्यू मेरे दोस्तों पीक्यू, तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा छोटा वो भी इक्विलेटरल ही बनेगा। त्रिभुज एबीसी में अगर मैं साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं पीक्यू, तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा वो भी इक्विलेटरल ही बनेगा, ए पीक्यू। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर ये लाइन मैंने समांतर खींची है 60 डिग्री, तो ये भी 60 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, 60-60, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो जब छोटे त्रिभुज के भी तीनों एंगल बराबर हो गए 60-60-60, तो छोटा ट्रायंगल भी कैसा बन गया, इक्विलेटरल बन गया कि नहीं बन गया? तो कंसेप्ट है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में हम किसी भुजा के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो छोटा ट्रायंगल भी हमेशा इक्विलेटरल ही बनता है। आपसे चतुर्भुज का परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 होगा। क्या होगा? ये इक्विलेटरल है, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट साइड में, कोई भेदभाव नहीं है। ये एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ये देखो पैरेलल लाइन खींची गई, तो छोटा ये एआरएस भी समबाहु होगा, एआरएस भी इक्विलेटरल होगा, ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये जो लाइन पीक्यू है ये एबीसी के समांतर है, तो एपीक्यू भी संभव होगा। अगर एपीक्यू संभव है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं। अगर इसकी ये साइड 4 है, 2 और 2 4, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, तीनों 4 4 4 होंगी। ठीक है भाई, यानी कि ये जो है अगर ये ए से पी तक 4 है तो पीक्यू भी 4 है, क्यों ये भी 4 है, सब 4 हो गया। तो परिमाप क्या है चतुर्भुज का? 2 2 4 2 6 4 10, 10 सेंटीमीटर आंसर, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों आप, बहुत सही बताया बिल्कुल भैया आपने, वेरी गुड, बिल्कुल छप्पर फाड़ दिया। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर इसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे, 5 क्वेश्चन और बनाएं। बिल्कुल सही है डी। नेक्स्ट, अब सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने यहाँ पर 47, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों एक हाई लेवल के सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये वो सवाल है जिनमें थेस थ्योरम लगाने में आपको परेशानी होती है, आपको एक्स मान के लगानी पड़ेगी, एक्स मान के करना पड़ेगा। 2 सवाल इस पे बनते हैं, मैं आपको दोनों ही करवा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से। जैसे स्टूडेंट हमने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, बच्चों मैंने आपके सामने बच्चों त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ठीक। अब डी ए बी के पैरेलल है तो मैं ए बी को नीचे ले लेता हूं। हमने आपके सामने यहां पर त्रिभुज बनाया है ए बी सी। अब साइड एसी और बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार एसी बीसी पर कि डीई जो वो एबी के समांतर है, तो एसी बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हो गए कि जो लाइन डीई है मेरे दोस्तों ये एबी के पैरेलल है, ऐसा सवाल में बोला गया है। उसके बाद एफ सीई पर एक ऐसा बिंदु है कि डीएफ ए के पैरेलल है। एफ जो है वो सीई पर एक ऐसा पॉइंट है, सी पर कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है, ये जो लाइन बनी डीएफ ये ए के समांतर है, यानी कि जो लाइन डीएफ है ये ए के पैरेलल है, ऐसा कहा गया है। अब बोला है एफ ई 6.5 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई है मेरे दोस्तों 6.5 सेंटीमीटर है एफ ई की, और ये बीई 11.7 सेंटीमीटर है, 11.7। आपसे पूछा है बताओ सीएफ की लंबाई क्या होगी, सीएफ किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। अब एक काम आपके मन में आएगा, सर थेस लगा लो। अब इस ट्रायंगल में थेस थ्योरम लगाने के लिए सी ए ई में दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों समांतर हैं, तो ये पता होना चाहिए कि नहीं? जब इन दोनों का रेशियो पता होगा तभी तो थेस लगा पाऊंगा। बड़े ट्रायंगल में एबीसी में लाइन डी एबी के पैरेलल थेस लगाने के लिए पता होना चाहिए सीई, पता ही नहीं है, यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं यहां पे थेस थ्योरम तो लगा ही नहीं सकता। तो भैया मैंने इस लेंथ को एक्स मान लिया, कि माना ये जो लेंथ है वो एक्स है, ये जो लंबाई है वो एक्स है, और मुझे यहां से एक्स का मान ही निकालना है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दूसरी बात मेरे दोस्तों, एक तरीका और बताता हूं कैलकुलेशन कम करने का। इस सवाल में आप थेस थ्योरम लगाओगे कैलकुलेशंस काफी ज्यादा होगी। आप कहोगे सर क्यों? 6.5 और 11.7 देख के ही हाथ कांपने लगता है आप लोगों का। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो केवल इस सवाल में नहीं पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी लगा देना, धोखा नहीं देगा। पूरी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, कहीं भी अगर आपके पास कोई कैलकुलेटिव डाटा आता है, जैसे यहां पर 6.5 11.7, ध्यान से देखने पर पता चला कि 13 से कट रहा है, तो आप इसको 13 या 1.3 से डिवाइड हो रहा है, 1.3 से डिवाइड कर लो। 1.3 से डिवाइड करने पर सिंपल हो जाएगा, 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 170। तो आप इस पर कैलकुलेशन ना करके 6.5 या 11.7 पे कैलकुलेशन ना करके 5 और 9 इस पे कैलकुलेशन कर लो, रेशियो में कैलकुलेशन कर लो। 6.5 और 11.7 1.3 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल हो जाएगा नंबर। ये 6.5 1.3 से 5 बार कट जाएगा, 11.7 9 बार कट जाएगा। अब कैलकुलेशन आसान रहेगी, जो भी आपको कैलकुलेशन करके आए उसको वापस 1.3 से गुणा कर लेना। जो उधार लिया है वो चुकाना भी होगा, आपने यहां से 1.3 निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, वापस जो कैलकुलेशन करके आए उसको 1.3 से गुणा कर देना। आप बोलोगे सर ये तो चौखी तरीके से, चोखा तरीका, बिल्कुल भाई। अब ये x है, ये 5 है कि नहीं? अब ये लाइन देखो, ये जो लाइन FD है ये EA के समांतर है, ये लाइन FD EA के समांतर है, ये x है 5, ये एग्जैक्ट वैल्यू है x5, तो CD से DA का रेशियो भी x5 का होना चाहिए मेरे दोस्तों। बेटा रेशियो x रेशियो 5 होगा, कहीं अपनी सड़ी बुद्धि में डालने लगो किसकी लंबाई x, इसकी लंबाई 5, इनकी लंबाई x और 5 नहीं, नहीं कतई नहीं है, रेशियो x 5 है, इसकी लंबाई x, इसकी 5 है। ठीक है भाई,
ठीक है भाई। तो अगर ये x से 5 है दोनों लाइन पैरेलल है तो रेशियो किसका होगा? x रेशियो 5 होगा। x रेशियो 5 होगा। ये x से 5 है, लाइन एफ डी के समांतर x 5 है, तो सी डी से डी का रेशियो लगा यहाँ पे x 5 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा x रेशियो 5। ठीक है भाई। अब इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ मेरे दोस्तों। बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल। जब आप बड़े ट्रायंगल को देखोगे, बड़े ट्रायंगल को, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लेफ्ट साइड में x से 5 का रेशियो है, तो राइट साइड में भी सेम यही रेशियो होना चाहिए। अगर x से 5 का रेशियो है तो राइट साइड में यही आएगा भाई। टोटल लेंथ यहां से तक क्या होगी? टोटल लेंथ यहां से तक x प्लस 5 हो गई ना। x प्लस 5 ये टोटल लेंथ हो गई। x सॉरी 5x प्लस 5 और ये बटे 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो थेस थ्योरम है। CD बटा DA बराबर CE अपॉन EB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बराबर 5x प्लस 25, 9x माइनस 5x 4x बराबर आ जाएगा 5 बच्चे 25। तो x का जो मान आएगा यहां से 25 बटे 4 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई। अभी आंसर नहीं आया कि आप इसको आंसर मार्क कर दो। अभी आंसर नहीं आया है, ये तो आंसर आया आपने जब नंबर को 1.3 से डिवाइड कर लिया था, कैलकुलेशन कम करने के लिए सिंप्लीफाई किया था, और आपका 25 बटे 4 आया। करेक्ट जो आंसर होगा, आपने शुरुआत में 1.3 से काट लिया था। जो उधार लिया वो चुकाना भी होगा, धरती पे ना तो नरक में चुकाना होगा। तो अगर आपने शुरुआत में 1.3 से काटा है तो इसको वापस 1.3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी करेक्ट आंसर निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई। लेकिन आप बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो बीच में करते उससे फंस गए, उससे बच गए आप। आपने शुरुआत में काट लिया और आपने आखिर में दोबारा 1.3 से गुणा कर दी। तो 25 की 1.3 में गुणा करेंगे, 25 से कम 25 और 25 की 0.3 में 7.5, तो 32.5 बटे 4 आ जाएगा। ये 32 से काटेंगे 4 से काटेंगे 32 को 8 और 5 बटे 4 0.125, 8.125 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है, जो कि डी बनता है, डी ऑप्शन। बोलो खत्म। तो मैं केवल आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन को भी कम करना सिखा रहा हूं, कम स्टेप में जल्दी आंसर निकालना सिखा रहे हैं। हाँ, ये सवाल ऐसा जरूर है कि इसको एक्स मानने बिना नहीं कर सकते, तो यहाँ थेस थ्योरम लगाने के लिए जो है, लगाने के लिए आपको एक्स जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, यहाँ पर ऐसा एक सवाल और, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 48। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करेगा? बहुत बढ़िया सवाल, करिए। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रम से एबी एसी के ऐसे बिंदु हैं कि डीई बीसी के पैरेलल है। तो मेरे दोस्तों ये ट्रायंगल हो गया एबीसी। अब साइड एबी और एसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि डीई जो बीसी के समांतर है। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों डीई, ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है भाई। अब एफ जो है ए पर ऐसा पॉइंट है कि डीएफ जो है वो बी के समांतर है। ए पर कोई पॉइंट एफ ऐसा है कि डीएफ जो है मेरे दोस्तों, जो डीएफ है ये बी के पैरेलल है। ये एक लाइन है मेरे दोस्तों, यहाँ ए पर कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है, ए पर कोई बिंदु एफ इस प्रकार है कि डीएफ जो है बी के समांतर है, बी के समांतर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला है एएफ 1.6, एएफ 1.6 सेंटीमीटर है, 1.6। सीई 6 सेंटीमीटर है, आपका 6 है सीई। तो आपसे पूछा गया है बच्चों सवाल में, आपको एएफ 1.6 बोला है, सीई 6 सेंटीमीटर बोला है। पूछा गया कि ट्रायंगल एडीई और नीचे वाले क्वाड्रेंटल बीडीईसी के एरिया का रेशियो बताओ। ऊपर वाले त्रिभुज एडीई, नीचे वाले चतुर्भुज बीडीईसी के एरिया का रेशियो। एरिया का रेशियो मैं तभी बता पाऊंगा सिमिलरिटी लगाकर जब मुझे ये लेंथ पता चलेगी। जब तक ये लेंथ पता नहीं चलेगी सवाल नहीं सॉल्व हो सकता। तो जिंदगी का मकसद है ईएफ का मान निकालना। बताओ कैसे करेंगे ईएफ, बताएं जल्दी से स्टूडेंट्स। हाउ विल यू डू इट दिस क्वेश्चन? ईएफ है जिंदगी का मकसद निकालना। भाई ये कैसे निकलेगा? थेस थ्योरम लगा के। अब देखो यहाँ डाटा इतना मुश्किल नहीं है, 1.6 अच्छा, आप चाहे रेशियो ले लो, छापती है आप 1.6 का और 6 का रेशियो ले लोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। बट मुझे इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं लग रहा, तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अदरवाइज आप इन दोनों का रेशियो लोगे 4-15 उससे भी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो भाई ये निकालने के लिए आपको इसको एक्स मानना पड़ेगा। तो माना ये लेंथ जो है वो आपकी एक्स है, माना ये एक्स है, और ईएफ पता लग गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, हम ध्यान देंगे ट्रायंगल एबीई में, त्रिभुज एबीई में दोनों लाइन समांतर है, वाली लाइन समांतर है। अगर ये 1.6 और x है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो रेशियो भी 1.6 x का होगा। ये रेशियो 1.6 से x का होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, होगा कि नहीं? अब पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, पूरे बड़े ट्रायंगल को बिल्कुल भूल जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा कुछ है भी, ये बिल्कुल भूल जाओ। बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को, ये जो रेशियो लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में 1.6 x है, जो 1.6 x का रेशियो है वही रेशियो होगा मेरे प्यारे भी किसके बराबर? ये पूरा लेंथ क्या आएगा? 1.6 प्लस x, पूरी लेंथ यहां से यहां तक क्या आएगा? 1.6 प्लस x और ये 6, 1.6 प्लस x और ये बटे 6, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, यदि मल्टीप्लाई x की x में गुणा x स्क्वायर, x की 1.6 में गुणा 1.6x, 6 की 1.6 में गुणा 16 चिकम 96। अब 9.6 इधर आ जाएगा, माइनस का 9.6 बराबर 0। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। x स्क्वायर और ये 1.6 से 16 चिकम 96, 9.6 इधर जाएगा तो माइनस 9.6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई, और मुझे इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालना है। बताइए तो भैया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बनती नजर आ रही है। क्या होगी इसकी सॉल्यूशन? ऐसी दो वैल्यू बताओ, कोई मुश्किल तो है नहीं यहाँ पे, जिनकी गुणा करने पर माइनस का 9.6 आए और जोड़ के प्लस का 1.6 आए। ऐसी दो वैल्यू अलजेब्रा में आपको सिखाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपने बचपन में पढ़ा है। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर माइनस का 9.6 आता है, माइनस है, जोड़ के 1.6 आता है। देखो 96 का मतलब होता है 24 चौका 96, 2.4 और 4, जोड़ के प्लस का 1.6 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करोगे माइनस का 9.6 आएगा, जोड़ोगे 4 में 2.4 1.6 आएगा, तो माइनस 2.4 और 4 ऐसी दो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। गुणा करोगे माइनस का 9.6 आएगा, जोड़ोगे 1.6 आएगा। जो भी वैल्यू आई इनका साइन रिवर्स करना पड़ता है, साइन रिवर्स करेंगे प्लस या माइनस, तो x की दो वैल्यू आ गई। x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर 2.4 आ गई, ये x का मान 2.4 आ गया मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे जो पूछा है ट्रायंगल एडीई और क्वाड्रेंटल बीडीसी के एरिया का रेशियो पूछा है, ये 1.6 निकल के आया है, 2.4 क्या रेशियो है? 2 रेशियो 3, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से कट गया ना, ये 8 दूनी 16, 8 24, 2 से कट गया ना, 2 रेशियो 3। आप बोलोगे हाँ सर ये 2 रेशियो 3। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? छोटे ट्रायंगल में लेंथ 2 है, बड़े ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग लेंथ 5 है, तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा, छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4 रेशियो 25। तो ट्रायंगल एडी का एरिया 4 है, क्वाड्रेंटल का एरिया बचेगा बीडीसी का, 25 में से 4 घटाएंगे, क्वाड्रेंटल का एरिया आ जाएगा 21, 4 रेशियो 21। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 4 रेशियो 21। ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन आंसर है।
वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। ये दोनों सवाल बहुत नाइस हैं, दोनों को घर पे जाके एक बार रिपीट करके खुद से जरूर देखिएगा। केवल आप बोर्ड पे ऐसे देख रहे हो ऐसे नहीं, घर पे जाके एक बार खुद से कॉपी कलम उठा के थोड़ा पेज की बर्बादी करो, समय की होगा। ठीक है जी, चलेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर आपके पास 49 से बनाएंगे जी स्टूडेंट। ये जो सवाल है प्यारे भाई, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोक के भाव में पेपर में बार बार आता रहता है, डाटा बदल बदल के, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइस क्वेश्चन बनाएंगे जी। आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी, इसमें बी 87 डिग्री है, सी 60 डिग्री है। तो ये एंगल बी 87 डिग्री का, अच्छा, और ये एंगल सी 60 डिग्री का है। डी और ई क्रम से एबी एसी पर दो पॉइंट इस प्रकार हैं कि एंगल डीईसी 93 डिग्री। ओके, सवाल में इस कदर झूठ बोला गया है कि डी और ई दो पॉइंट एबीएसी पर इस प्रकार हैं कि एंगल डीईसी 93 डिग्री। डी और ई दो पॉइंट यहां पर इस प्रकार से लेने हैं कि एंगल डीईसी 93 बन जाए। साइड एबी पर एक पॉइंट डी है और एसी पर पॉइंट ई है कि ये एंगल डीईसी 93 डिग्री हो जाए, 93 डिग्री। ठीक, बोला डी से बीसी का रेशो 5:9 है, एबी 14.4 है, तो ए बताओ। बस इतना बोला और कुछ नहीं। देखो बच्चों, वैसे तो सवाल मुझे आगे बताना चाहिए था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट, अगर ये स्ट्रेट सीधी रेखा 93 डिग्री, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दो। ये 93 है तो 180 में से 93 घटाएंगे, 180 में से 93 घटाएंगे, 87 डिग्री। आप बोलोगे हाँ सर 87 डिग्री का होगा। अब आपको यहाँ पर दो छोटे बड़े, ठीक है ना, 87 93 ऑब्टूस था इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ऑब्टूस एंगल था इसलिए ऐसा बनाया मैंने। अब आपको यहाँ पर दो छोटे बड़े ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। दो छोटे बड़े ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं। कैसे भाई? छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। छोटे ट्रायंगल में भी है एंगल ए, बड़े ट्रायंगल में भी, एडीई में भी है और एबीसी में भी है। ये छोटे ट्रायंगल में ये 87 है, बड़े ट्रायंगल में 87 है। अगर किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं, अगर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज का तीसरा कोण ये 60 है, 60, तो यहां भी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर दो कोण बराबर है, एक तो कॉमन ही है दोनों में, एक 87 है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? यानी कि छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, सेम। अब आपको निकालना है ए, यहां कोई थेस थ्योरम नहीं है, ये ए, तो जो चीज निकालनी है आप उस पर ध्यान दो। ए कहां है? छोटे ट्रायंगल में। छोटे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड का रेशियो बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं होती हैं समान कोणों के सामने की भुजाएं। छोटे त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने ए है, 60 डिग्री के सामने जो मुझे निकालना है। बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने बड़े त्रिभुज में एबी है, बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने एबी है, और एबी आपको 14 बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने एबी है, बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने पूरा एबी है, और एबी 14.4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर, इसके बराबर होगा। आपको दिया डी से बीसी का रेशियो, छोटे त्रिभुज में एंगल ए के सामने डीई है, बड़े ट्रायंगल में एंगल ए के सामने बीसी है। करस्पॉन्डिंग साइड है, एंगल ए के सामने डीई है या एंगल ए के सामने बीसी है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो डी से बीसी का 5:9 आ गया, 5/9। अब 9 से जाएगा कितनी बार? 1.6 बार, तो ए आएगा 1.6 की 5 में गुणा, 1.6 की 5 गुणा 8 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, खत्म सवाल। 7.2 नहीं बेटा गुलशन, 1.8 प्री का सवाल है डी। मेंस में इतने हल्के सवाल आ जाते हैं, पर इतने ज्यादा नहीं आते। मेंस में प्री में ज्यादातर ऐसे ही आते हैं। नहीं अनंत, ठीक है, एंगल सेम। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के अवनीश दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों तीनों का सम 180 डिग्री होता है। इसमें थेस क्यों नहीं लगी? इसलिए नहीं लगी क्योंकि यहां पे ये दोनों लाइन डीई और बीसी समांतर नहीं है। लाइन डीई और लाइन बीसी पैरेलल नहीं है। लाइन पैरेलल डीई और बीसी पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन कब होती है? अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ये लाइन है, तो ये पैरेलल तब होंगी जब ये दोनों सेम हो, थीटा थीटा। यहां ऐसा है ही नहीं, तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइन ही नहीं है डी और बीसी, तो थेस थ्योरम नहीं लगेगी, सिमिलरिटी लगेगी यहां पर। और सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं कि जो आपकी डिमांड है, जरूरत है, उन करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को बराबर कर दो। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे, बनाएंगे दो क्वेश्चन और हैं, 50 और 51 थेस थ्योरम के। फिर यहां से अगला टाइप शुरू होगा, ये बनाओ जल्दी जल्दी से कर दो इन दोनों सवालों को। दो सवाल और हैं, कोई भी कुछ है नहीं ससी, ये तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। सिमिलर कैसे? तीनों एंगल बराबर है। जब तीनों एंगल बराबर है दोनों त्रिभुजों के, तो सिमिलर नहीं हो गया? अरे छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। छोटे त्रिभुज को देखो, ये छोटा त्रिभुज है, ये 60 है, ये 87 है, और ये एंगल ए है। बड़ा त्रिभुज देखो, बड़ा त्रिभुज ये 60, ये जो है एंगल ए है, ये 87 है, ये 60 है। दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर है, सिमिलर नहीं हुए? तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर कर देंगे। हद होती है। अरे सिमिलर की क्या कंडीशन है? तीनों कोण बराबर, सिमिलर। सिमिलर का मतलब करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर, बात खत्म। तो पूछना क्या इसमें? आगे करो जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा है, बनाओ, क्योंकि जल्दी चलना पड़ेगा पंकज। स्लो स्लो चलेंगे तो छूट जाएगा, हो ही नहीं पाएगा पूरा। कोई अंतर नहीं है। थेस थ्योरम देखो, पैरेलल लाइन जब होती है तो सिमिलरिटी लगाते हैं, बस वो थेस थ्योरम बोल देते हैं उसको, याद रखने के लिए, आसान करने के लिए। इसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर, थेस थ्योरम के दो सवाल और हैं, फिर ये ओवर हो जाएगा। इसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर लाइन पीक्यू इस प्रकार खींची गई है, एसी के समांतर लाइन पीक्यू खींची गई है, लाइन पीक्यू खींची गई इस प्रकार से। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीबी क्योंकि एरिया का रेशियो 3:1 है। जी मेरे दोस्तों, एक लाइन खींची गई मेरे प्यारे इस प्रकार से। ट्राइंगल एबीसी में एसी के समांतर लाइन खींची गई है। ट्राइंगल एबीसी यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल, और ट्राइंगल पीबीक्यू यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 3:1 है। बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो सवाल में 3/1 बोला है, 3/1। त्रिभुज एबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल,
त्रिभुज पीबी क्यों छोटा वाला ट्रायंगल, इनके एरिया का रेशियो 3:1 आपसे पूछा है। सीबी से सीक्यू का रेशियो, सीबी है मेरे दोस्तों और ये सीक्यू है, आपसे इनका रेशियो पूछा गया है सवाल में। अब देखो समझने वाली बात है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये बड़े छोटे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो एरिया का, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या आएगा इसका अंडर रूट। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 3:1 है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या आएगा अंडर रूट। आप बोलोगे आंसर, अब 3 का अंडर रूट √3 1 का अंडर रूट 1, 3 का अंडर रूट √3 1 का अंडर रूट 1, यानी कि बड़े ट्रायंगल की अगर पूरी साइड √3 है, पूरी साइड √3 है, तो छोटे ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग लेंथ जो वो 1 है। अगर बड़े ट्रायंगल में, मेरे प्यारे बड़े ट्रायंगल में ये पूरी लेंथ √3 है, तो छोटे ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग लेंथ ये है 1। बड़े ट्रायंगल में BC, छोटे ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग BQ, रेशियो √3 रेशियो 1 है। लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा है वो BC से CQ का रेशियो पूछा है, तो भैया CB तो आपको पूरा √3 है, CB तो आपका पूरा √3 है, अबे CQ कितना है, ये CQ क्या आ जाएगा, √3 में से 1 माइनस कर देंगे। CQ कब आएगा, जब √3 में से 1 माइनस कर देंगे। ये आ गया मेरे दोस्तों, ये √3 में से 1 घटा दो, ये बचेगा, ये उत्तर आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपका रेशनलाइजेशन करके दे रखा है, ये आंसर है पहला ऑप्शन। रेशनलाइजेशन कर दो, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दो, √3 + 1 से, अभी नीचे √3 - 1 √3 + 1 2 हो जाएगा, तो √3 × √3 + 1 बटे 2, पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। खुशी करें, बट सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहां दिया हुआ है। खुशी तुम्हारा नाम खुशी है, कैसे बालक को भाई, अरे एग्जाम में सवाल बनाने वाला तुम्हारा फूफा लग रहा है जो लिख के देगा सिमिलर है। अरे भैया जब ये दोनों लाइन समांतर होगी तो सिमिलर नहीं होगे, समांतर होने का मतलब ये अगर थीटा है तो ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों में कॉमन है छोटे में। जब छोटे बड़े ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए। हर बात को लिख के नहीं दिया जाता उसमें, अबे नौकरी लगेगी तो भूखे मरोगे, कोई इज्जत नहीं होगी 2 कौड़े की। अभी बात लिखी हुई थोड़ी ना है, बट ऑब्वियस कॉमन सेंस है। आगे चलेंगे, हर चीज को लिख के नहीं दिया जाता सवाल में, खुद से सोचना होता है। सवाल का मतलब क्या है, सॉल्यूशन भी एग्जामिनर से लिखवा लो, सॉल्यूशन भी लिखवा लो एग्जामिनर से। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ दोबारा से, साइड का रेशियो, एरिया का रेशियो का अंडर रूट कर दिया, साइड का रेशियो आ गया। नेक्स्ट और लास्ट सवाल जल्दी से करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल 2020 के मेंस के पेपर का है। ट्रायंगल एबीसी में डी और बीसी एबी पर इस प्रकार हैं, डी और बीसी और एबी पर 2 पॉइंट डी और लेने हैं बीसी और एबी पर, तो यहां पे दोनों में बी कॉमन है तो मैं बी को ऊपर ले लेता हूं, बी को मैं ऊपर ले लेता हूं, तो बी सी ए। 2 पॉइंट डी और बीसी और एबी पर इस प्रकार है कि एंगल एसीबी, यानी कि ये वाला जो एंगल है एसीबी, एंगल डीईबी के बराबर है। एंगल एसीबी जो है मेरे दोस्तों डीईबी के बराबर है। डी एक पॉइंट है बीसी पे और ई एक पॉइंट है एबी पे, ई एक पॉइंट है एबी पे। बोला है अगर एंगल एसीबी डीईबी के बराबर है, बड़े ध्यान सुनेगा, यानी कि अगर एंगल एसीबी थीटा है तो एंगल डीईबी ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है तो डीईबी भी थीटा है, ये बोला गया। ये दोनों, अगर ये दोनों बराबर बोल देता ना ये दोनों, तो लाइन हो जाती पैरेलल। ये पैरेलल लाइन है ही नहीं, पैरेलल लाइन होने के लिए दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है तो दीस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, बट स्टिल छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। बोला है सवाल में एबी 12 है, एबी 12 है, बीई 5 है, बीडी से सीडी का रेशियो 1 2 है, बीडी से सीडी का रेशियो 1 2 है, बीडी से सीडी का रेशियो 1 2 मतलब बीडी अगर x है तो सीडी 2x है, बीडी से सीडी का रेशियो 1 2, बीडी x है तो सीडी 2x है। आपसे पूछा बीसी क्या है, बीसी, बीसी आ गया पूरा 3x, आपको 3x बताना है, ये x और 2x 3x आपको बताना है। छोटा ट्रायंगल बीडीई, बड़ा ट्रायंगल बीसीए सिमिलर है, कैसे सिमिलर हैं, अगर किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो सिमिलर हो जाते हैं, 2 कोण बराबर होते ही उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर। छोटे बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये छोटे त्रिभुज का भी कोण है, बड़े त्रिभुज का भी कोण है। छोटे त्रिभुज में ये थीटा, बड़े त्रिभुज में थीटा, बताओ बराबर होगी नहीं 2 कोण। छोटे त्रिभुज का तीसरा कोण ये बचा, बड़े त्रिभुज का तीसरा कोण ये बचा, ये ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। किसी भी 2 त्रिभुज में 2 कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा और वो सिमिलर बन जाएंगे। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर बन चुके हैं, तीनों कोण बराबर, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो को सेम कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो को सेम। छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने x है, छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने x, बड़े त्रिभुज में इसी थीटा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड AB, बड़े त्रिभुज में AB 12 है। करस्पॉन्डिंग साइड होती है बराबर एंगल के सामने की भुजाएं। छोटे त्रिभुज में पिंक एंगल है 1 2 3, पिंक एंगल के सामने 5 है छोटे त्रिभुज में। बड़े त्रिभुज में पिंक एंगल के सामने, पूरा पिंक एंगल के सामने 3x है, x जमा 2x 3x। बड़े त्रिभुज में पिंक एंगल के सामने आपका 3x है BC, बड़े त्रिभुज में 3x बराबर होना चाहिए। 3 से 12 4 बार जाएगा, x स्क्वायर 20 आ गया, x का मान आ गया 2√5, अंडर रूट ले लेंगे, x स्क्वायर 20, x बराबर 2√5, x का मान 2√5 आ गया, यहां रख देंगे, 3x आएगा 3 दूनी 6√5, 6√5 इस सवाल का बहुत अच्छा आंसर है, सी ऑप्शन सब बच्चे समझे हैं, करेक्ट। ठीक है भाई, तो आज यहीं तक कहानी छोड़ते हैं, इसके आगे मैं कल समझाऊंगा, कल समाप्त कर देंगे।